हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, सबसे। नीट 2025 का जो पेपर था उसके बारे में आप लोगों ने यूट्यूब पे हर जगह काफी डिटेल एनालिसिस आपने देख ही ली है कि पेपर बहुत टफ था, पेपर में ये था वो था, सारी चीजें थी। लेकिन एक जो बात जिस पे कोई लोग बात ज्यादा लोग नहीं कर पाए हैं उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मामला सारा था माइंडसेट का। अगर आप गौर से देखें फिजिक्स का पेपर, क्योंकि मैं फिजिक्स की बात कर पाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाता हूं। अगर आप पूरा पेपर देखें तो यकीनन कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, जो डिफिकल्ट थे और डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था। जैसे कि सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन, उसकी आपको एनालिसिस का मेथड ही नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सिलेबस में ही नहीं रहता है। वो नाम सरफेस टेंशन तो सिलेबस का है, लेकिन उसकी जो एनालिसिस है जिसमें आपका प्लैंक यंग थ्योरम लग रहा है वो है ही नहीं सिलेबस में। तो वो नो डाउट उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए होंगे, या आप तुक्का कोई मार दे तो बात अलग है। तो ऐसे कुछ 4-6 क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जिसमें आपको बहुत दिक्कत आई होगी। लेकिन साथ ही साथ बच्चों आप एक बात देखें तो जैसे क्वेश्चन था ओपन पाइप वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल एफ है, पानी में आधा डुबो दिया तो फ्रीक्वेंसी फिर से एफ रहेगी। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन कितना सिंपल था। और भी इलेक्ट्रिसिटी का विष्णु ब्रिज वाला क्वेश्चन सिंपल था, उसको आप कर सकते थे। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आराम से कर सकते थे। और हाँ, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जिनको आप नहीं कर पा रहे थे और बड़ा मुश्किल भी था। लेकिन सारा मामला किसका हो गया? माइंडसेट का। माइंडसेट ये है कि भाई पिछले साल से, उससे पहले साल से मेरिट हाई जाने के कारण अपना माइंडसेट ये हो गया कि भाई 680-700 तक अगर हम पहुंचेंगे तो ही हम सेफ जोन में होंगे। इस माइंडसेट के साथ जब बच्चा एग्जाम में पहुंचा, पेपर उसके हाथ में आया, तो एक ओवरऑल व्यू तो बच्चे कर ही लेते हैं कि देखें क्या क्या आया है, क्या क्या परोसा गया है हमारे लिए। और जब उसने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा तो उन्हें लगा कि चलो यार फिजिक्स थोड़ा टफ लग रही, बायो में घुस जाते हैं। बायो में देखा कि एक सिंगल लाइनर नहीं, अच्छी खासी रीडिंग करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा एक माइंड में डिस्टर्बेंस आया। फिर जब फिजिक्स पेपर में पहुंचे, बायो को भी किसी तरह करते हुए, बायो नॉर्मली तो जल्दी हो जाती थी लेकिन इस बार बायो भी लेंदी जा रही थी, टाइम लग रहा था पढ़ने में। खैर उसको कर कुरा के बच्चे किसी तरह से लास्ट में फिजिक्स में जब पहुंचे और एक एक क्वेश्चन, तो कुछ का पेपर में तो पहले ही क्वेश्चन सरफेस टेंशन का आ गया, उससे डिस्टर्ब हुए। अगला क्वेश्चन फिर कुछ ऐसा ही आ गया, उससे और डिस्टर्ब हुए। बायो से डिस्टर्ब ऑलरेडी हो ही चुके थे। तो इस तरह से आपका एक माइंडसेट ऑल टुगेदर डिस्टर्ब हो गया। और यही इस पेपर की स्ट्रेटेजी थी। जिन्होंने पेपर सेट किया था उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि तुमको हम डिस्टर्ब कर देंगे, तुम घबरा जाओगे। और बच्चों, वॉर सिचुएशन हो, चाहे एग्जाम सिचुएशन हो, या कोई भी ऐसी टाइम कंस्ट्रेंट सिचुएशंस के अंदर आप टाइम बाउंडेड हैं और आपका माइंडसेट अगर बिगड़ गया बच्चों, तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। फिजिकली आप स्टेबल दिखते हैं लेकिन मेंटली आप वहां पे गड़बड़ में आ चुके होते हैं, दिमाग के अंदर भगदड़ मच चुकी होती है। और यही दिमाग की भगदड़ हमारे बच्चों के साथ हुई। जो बच्चे पढ़ रहे थे कह रहे सर बहुत आसान हो जाता, मैं तो ये सोचा था वो सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जब इस तरह से माइंड के अंदर एक आपकी अनस्टेबिलिटी आई तो बहुत सारे बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चे ही तो हैं, कोई बहुत बड़े स्ट्रेटेजी मेकर तो है नहीं बेचारे। अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के गए और वहां पे जाके इस तरह से एक डिस्टरबेंस टाइप का उनको फील हुआ। वो बात अलग है कि बाद में बच्चों ने कहा कि सर हम चाहते तो इतना इतना कर लेते लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। देखा, आपने भी खुद भी रियलाइज किया होगा कि सर हाँ इतना तो हम स्कोर कर सकते थे कि हमारे 580 प्लस तक हम स्कोर कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माइंड का स्टेबिलिटी का मामला गड़बड़ हो गया। ठीक। और अब इस एग्जाम में जो हमने देखा वो ऐसा नहीं है कि कुछ पहली बार हुआ है। आप अगर 2017 या 16-15 तक उधर के एग्जाम्स में जाते हैं बच्चों, तो ऐसा ही पेपर आया है कई बार। मतलब कुछ हद तक इस तरह से आया है, लेकिन इतना सरफेस टेंशन वाला जैसे आउट ऑफ सिलेबस ही कह सकते हो उसको, कि बहुत सारा डिटेल एनालिसिस में रिक्वायर्ड था, वैसा तो नहीं आया। लेकिन डिटेल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे, इसको आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उस वक्त बच्चों का माइंडसेट ऐसा नहीं होता था कि वो 45 में 45 करके आएंगे, बायो में 90 करके आएंगे। उनका ये था कि अगर हम 600 पहुंच गए हैं, 580 पहुंच गए हैं तो हम सेफ जोन में हैं। इस माइंडसेट से लोग क्वेश्चन करते थे। तो कुछ टफ क्वेश्चंस को वो पढ़ के छोड़ देते थे कि भाई इसको बाद में देखते हैं, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, इस तरह से वो करते जाते थे। पर इस बार
बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड कि हमें सारा का सारा करना है, उससे डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। चलिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि बच्चों ने एकदम से कसम खा ली कि हम जो है अब तो भाई फिजिक्स को, अब तो हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि कुछ भी पूछे हम उड़ा देंगे। तो पहला दिमाग में क्या है, अब हम सर एस सी वर्मा पढ़ेंगे, सर अब हम IIT का मेंस का। तो भाई देखो फिर से वही बात है कि आप कितना भी हायर पढ़िए, लेकिन एज अ सब्जेक्ट लर्नर, सब्जेक्ट को प्यार करने वाले लोगों की से मैं बात करूं कि फिजिक्स को अगर आपने टोटलिटी में नहीं समझा, बच्चों टोटलिटी में नहीं समझा है, तो फिजिक्स आपको हमेशा डिफिकल्ट ही लगेगी। लेकिन अगर आपने उसका बेसिक से समझना शुरू किया और पूरी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए चलते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाते हैं, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हाँ, अगर आपने ऐसे टैप टैप करके पढ़ा हुआ कि ये फॉर्मूला आता है, इसको ऐसे लगा देते हैं, ये आता है, इसको लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूलेबाजी वाले जो अप्रोचेस हैं वो इस समय आउट ऑफ द ट्रेंड हो चुके हैं। जो फॉर्मूला बता करके, एक फॉर्मूला बताया, उस पर 2 क्वेश्चन करा दिए, फिर अगला टॉपिक, फिर फॉर्मूला बताया, फिर क्वेश्चन बता दिए 2-3, तो वो वाला तरीका तो मैं कभी फॉलो भी नहीं कर पाया, ना कभी फॉलो करता हूं, क्योंकि जब तक आप बच्चे को डिटेल में चीजों को समझाएंगे नहीं, तब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं, मेरी अप्रोच हमेशा ऐसी रही है कि जैसे आपसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है, उसी कन्वर्सेशन में आपको फिजिक्स सिखाते चले गए, फिर क्वेश्चन देते चले गए, क्वेश्चन का स्टार्टिंग हल्का रखा, फिर धीरे 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 बढ़ाते 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 आखिरी तक पहुंचा दिया। जो बच्चे क्लासरूम में हमारे आते हैं उनको पता है, कई क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद पहले नहीं बताता हूं, बाद में बताता हूं कि देखो बच्चों ये क्वेश्चन IIT में आया था। वो सरप्राइज हो जाता है, अरे सर ये IIT में आया था, हमने तो ऐसे सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं पहले बता देता कि देखो ये वाला क्वेश्चन करो IIT में आया है, तो कहेंगे अरे सही तो डिफिकल्ट होगा, तो ये माइंडसेट उनका गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बाद में बताता हूँ, देखो तुमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वो IIT का था, तुम्हें डिफिकल्ट लगा, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर। तो दैट इज द वे यू हैव टू अप्रोच, आपको ये अप्रोच लगानी है, ना कि आप ज्यादा रट्टा मारना चालू कर दो, या अब आप जो है PhD करना शुरू कर दो। सब्जेक्ट को, कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब्जेक्ट को आप टोटलिटी में जानिए, उस पे आए हुए क्वेश्चंस खूब सारे करिए, और आप देखते जाएंगे कि आपकी जो क्वेश्चन अप्रोच है वो अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, और आप कॉन्फिडेंस से भरते चले जाएंगे अपने आप को। ठीक है, अब NCERT की बात करें बच्चों, तो 2014 में, 13-14 में जब नीट की जगह AIPMT का नीट एग्जाम जब चालू हुआ था, तब लोगों ने NCERT फोकस करना शुरू किया था। उस वक्त बच्चों 2014 में मैंने ये अपनी बुक निकाली थी, जिसमें NCERT वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों पूरा सॉल्व है। ठीक, ये 2014 में ही मैंने निकाल दी थी, इसके अंदर डिटेल सोल्यूशन है पूरा, और इस बुक को एज अ बेस मान के ही मैं पढ़ाता रहता हूं। साथ ही साथ और जो किताबें आप देखते हैं कि सर एस सी वर्मा, सर आई रुडोफ, ये वो सारी किताबों का एक समावेश करके मैं नोट्स बनवाता हूं, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करते जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता था सर बहुत हाई फाई सा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों को कहना होगा सर सही आप पढ़ाते हो, वही सही तरीका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रेंड आया, उससे लोगों का माइंडसेट ये हो गया कि अरे सर डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अब फिर से उन ज्ञानी ध्यानी टीचर्स की रिक्वायरमेंट, उनकी ढूंढ, उनकी सर्च बढ़ गई है। तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं, जो हो गया उसको भूल जाइए, अपनी मेंटरशिप सही करिए, अप्रोच वाले टीचर से पढ़ना शुरू करिए। एक बैच हमारा A1 बैच, फ्रेशर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दूसरा बैच हमारा A2 जो ड्रॉपर बैच है, जो इस साल के 12 पास आउट बच्चों के लिए है, या जो 1 साल 2 साल तैयारी कर चुके उनके लिए है। A2 बैच वो 14 तारीख से 14 मई वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो सारी बातों को भूल करके लेट अस स्टार्ट अगेन, लेट अस बाउंस बैक, और
अपनी अप्रोच को हम उसी लेवल पे लेके चलें। बच्चों अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, अभी नीट का रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपको कुछ बच्चों से नाम भी बताऊंगा, उनका इंटरव्यूज भी कराऊंगा जिनके 38, 37, 39 क्वेश्चन कई सारे बच्चों के वो सही करके आए हैं इस एग्जाम में भी। और वो कैसे करके आए वो उन्हीं जुबानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उनको जब पता चला कि ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है तो उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली लाइन उनके दिमाग में आई, मुश्किल वक्त उनको समझ में आ गया और फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए बिना अपने दिमाग को डिस्टर्ब करे क्वेश्चंस को करना शुरू किया। जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ते गए। इस तरह से ऑल टुगेदर एक इस तरह का उन्होंने पूरा पेपर कर लिया। बाद में जोड़ा तो उनका मैसेज भी आया कि सर मेरे टोटल 590 580 के आसपास आ रहे हैं, क्या कुछ कॉलेज मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा बेटा, मेरिट के कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है, जो डिफिकल्टी लेवल है तुम्हारे लिए वो सबके लिए वैसा ही है। तो सारा गेम, सारी कोचिंग जिसे कहते हैं कोच करना, वो एक मेंटरशिप पे डिपेंड करता है बच्चों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आप अब इस नए बैच में। पुरानी बातों को जाने दीजिए, नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का टारगेट लेके चलिए और क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा हम लोग करते आ रहे हैं थोड़ा और हायर करके लेट अस स्टार्ट अगेन और टारगेट करते हैं 2026। थैंक यू।